संसद द्वारा पारित समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय नियम पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है हेग विस्बी नियम। संसद द्वारा पारित समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 हेग विस्बी नियम पर आधारित है। वर्ष 2025 में संसद ने समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 पारित किए हैं। यह नए नियम पुराने नियमों की जगह लेंगे। इन नियमों का उद्देश्य है कानूनी ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना और व्यापार दक्षता, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और नाविक कल्याण को मजबूत करना। पुराने कानूनों की जगह अभी ये नए नियम लेंगे, जिनमें शामिल है समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025, जो भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 की जगह लेंगे। वहीं मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 की जगह लेंगे। मर्चेंट शिपिंग विधेयक में 16 भाग और 325 धाराएं हैं। यह आईएमओ मानकों के अनुरूप सुरक्षा, आपात प्रतिक्रिया, पर्यावरण संरक्षण और नाविक कल्याण पर जोर देते हैं। वहीं समुद्री माल परिवहन विधेयक ने हेग विस्बी अधिनियम अपनाए हैं, जिसने व्यापार नियमों को सरल किया है, मुकदमेबाजी का जोखिम घटाया है और पारदर्शिता बढ़ाई है। यह दोनों कानून भारत को आधुनिक समुद्री क्षेत्राधिकार के रूप में स्थापित कर सतत विकास, निवेश और वैश्विक विश्वास को बढ़ावा देंगे। हाल ही में शी लीड्स का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। यह कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है? इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र विमेन इंडिया। हाल ही में शी लीड्स का दूसरा संस्करण शुरू हुआ। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विमेन इंडिया द्वारा संचालित है। यह महिला नेताओं के लिए यूएन विमेन इंडिया का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका आयोजन महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के बाद हो रहा है, जिसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की 33% आरक्षण को अनिवार्य किया गया। भारत में वर्तमान में 18वीं लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 14% है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व और चुनावी प्रक्रिया हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करना। इस कार्यक्रम में जमीनी स्तर पर महिला नेता, निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशासक शामिल होते हैं। भारत के 22 राज्यों में से 260 आवेदकों में से 36% का चयन अनुभव, प्रेरणा और भविष्य की योजनाओं के आधार पर हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है चुनावी प्रचार, शासन प्रणाली, कहानी निर्माण और मीडिया से जुड़ाव। इस कार्यक्रम में महिलाओं में आत्मविश्वास, व्यवहारिक कौशल और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना है। यह पहल लैंगिक समानता, समावेशी शासन और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। चर्चा में रहा सिम्फोसिस लेप्टोफैसियाटस किस प्रकार के जीव की एक नई प्रजाति है? इसका करेक्ट आंसर है सांप। हाल ही में चर्चा में रहा सिम्फोसिस लेप्टोफैसियाटस सांप की एक नई प्रजाति है। यह बरसाती सांप की एक नई प्रजाति है, जिसे मिजोरम विश्वविद्यालय और हेल्प अर्थ समूह ने मिजोरम के उष्णकटिबंधीय जंगलों में इसकी खोज की है। आकारिक और डीएनए परीक्षण में पता चला है कि यह सिम्फोसिस बाई कलर से अलग होता है। लेप्टोफैसियाटस का अर्थ होता है संकीर्ण पट्टियों वाला, यानी काले शरीर पर क्रीम या पीली धारियाँ। इस प्रजाति की विशेषता है इसके चमकदार काले शरीर पर अधूरी पतली धारियाँ हैं और यह विषहीन है। इसके अलावा यह अर्धजलीय स्वभाव का है। यह नई प्रजाति 900 से 1200 मीटर ऊंचाई पर पर्वतीय जंगलों की छोटी जलधाराओं के पास बरसात में सक्रिय रहती है। मिजोरम में सिम्फोसिस की ये तीसरी प्रजाति मिली है। इस कारण से इस क्षेत्र को विकास का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस प्रजाति को सीमित क्षेत्र और विशेष आवास की निर्भरता के कारण संरक्षण और निगरानी की आवश्यकता है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक यानी DFSI किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक यानी DFSI IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया है।
आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने इस सूचकांक को विकसित किया है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक यानी DFSI एक डेटा आधारित उपकरण है जो भारत में जिला स्तर पर बाढ़ की गंभीरता का मूल्यांकन और वर्गीकरण करता है। इस सूचकांक का उद्देश्य है जिलों में बाढ़ की गंभीरता का डेटा आधारित आकलन कर नीति निर्माण और आपदा प्रबंधन में मदद करना। यह सूचकांक जिला स्तर पर विश्लेषण करता है क्योंकि आपदा योजना का मुख्य प्रशासनिक स्तर जिला है। यह सूचकांक मुख्य रूप से भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्राप्त आंकड़े यानी 1967 से बाढ़ संबंधित डेटा संग्रह से आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है, जो 40 वर्षों का विशेष स्थानिक डेटा सेट है। इस सूचकांक का प्रमुख मापदंड है औसत बाढ़ अवधि, जिले का ऐतिहासिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ से होने वाली मौतें एवं घायल लोग, इसके अलावा कितनी जनसंख्या इससे प्रभावित हुई। केरल का तिरुवनंतपुरम, जहां बाढ़ की सबसे अधिक घटनाएं यानी 231 घटनाएं दर्ज की गई, लेकिन यह DFSI के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित 30 जिलों में शामिल नहीं है। बिहार का पटना सबसे अधिक जनसंख्या प्रभाव और बाढ़ फैलाव के कारण गंभीरता सूचकांक में पहले स्थान पर है। असम के धेमाजी, कामरूप और नगांव जैसे जिले लगातार बाढ़ आवृत्ति का सामना करते हैं, लेकिन यह DFSI रैंकिंग संयुक्त संकेतकों पर निर्भर करती है कि कहां सभी घटक मुख्य रूप से देखने को मिले। भारतीय रेल ने किस नाम से एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया? इसका करेक्ट आंसर है रुद्रास्त्र। भारतीय रेलवे ने रुद्रास्त्र नाम से एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया। इस मालगाड़ी की कुल लंबाई है 4.5 किलोमीटर। इसमें कुल 345 वैगन हैं और 7 इंजन हैं। इसमें प्रति वैगन 72 टन लोड क्षमता है और यह कुल 3 लॉन्ग हॉल रैक जोड़कर बनाई गई है। इन 3 लॉन्ग हॉल रैक में हर रैक में 2 मानक मालगाड़ियाँ जोड़ी गई हैं। इसका परीक्षण गंज ख्वाजा यूपी से गढ़वा झारखंड के बीच किया गया। इस परीक्षण के दौरान इसने 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में पूरी की। इसकी औसत गति 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इस मालगाड़ी को चलाने का उद्देश्य है माल परिवहन में तेजी लाना, टर्न राउंड समय में कमी करना और ईंधन की बचत करना। इससे भारी माल ढुलाई में कम ट्रिप से गलियारों पर भीड़ घटेगी और उद्योगों की लागत कम होगी। इस गाड़ी की संरचना में नई कपलिंग तकनीक और सटीक इंजन प्लेसमेंट से समान ट्रैक्शन और ब्रेकिंग संभव हो सके हैं। मिड 2025 नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स में भारत की वैश्विक सुरक्षा रैंक क्या रही? इसका करेक्ट आंसर है 67वीं। मिड 2025 नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स में भारत की वैश्विक सुरक्षा रैंकिंग 67वीं रही और इस इंडेक्स में भारत का कुल स्कोर 55.8 रहा। इस सूचकांक में भारत का मैंगलोर सबसे सुरक्षित शहर माना गया, जो इस सूचकांक में 49वें स्थान पर है। वहीं गुजरात के 3 शहर वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत सुरक्षा सूची में शीर्ष पर हैं। वहीं तिरुवनंतपुरम और चेन्नई जैसे दक्षिणी शहरों का प्रदर्शन भी बेहतर शासन और अनुशासन को दर्शाता है। लेकिन दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद भारत के सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल किए गए, जहां ऊंची अपराध दर और सुरक्षा संबंधी चिंताएं निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। वैश्विक स्तर पर आबू धाबी लगातार 9वें साल सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल किया गया, जिसका स्कोर 88.8 रहा। वहीं शीर्ष 5 शहर रहे दोहा 84.3, दुबई 83.9, शारजाह 83.7 और ताइपे 83.6 के साथ शीर्ष पर है। नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स दैनिक जीवन में दिन और रात दोनों समय सुरक्षा को लेकर जनता की धारणाओं पर आधारित है। इसमें प्रतिभागी अपने अनुभवों और चिंताओं के आधार पर अपने शहर को रेट करते हैं। यह रैंकिंग अपराध दर, कानून व्यवस्था की प्रभावशीलता और जनता की सुरक्षा धारणा पर आधारित है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय सर्फर कौन हैं?
इसका करेक्ट आंसर है रमेश बुदिहाल। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय सर्फर रमेश बुदिहाल हैं। यह महाद्वीपीय चैंपियनशिप में किसी भारतीय सर्फर द्वारा जीता गया पहला व्यक्तिगत पदक है। इन्होंने इस टूर्नामेंट के फाइनल में 12.60 अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पहले स्थान पर कोरिया स्वर्ण के साथ और इंडोनेशिया रजत के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यह एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का चौथा संस्करण था जिसे भारत में आयोजित किया गया। भारत के तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इस चैंपियनशिप की मेज़बानी की गई। यह जापान में आयोजित होने वाले 2026 के एशियाई खेलों में सर्फिंग के लिए अंतिम क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी था। इस प्रतियोगिता में 20 देशों के 150 से अधिक सर्फर शामिल हुए। वहीं भारत से 12 सदस्यीय टीम ने 4 श्रेणियों में भाग लिया। वहीं महिलाओं की ओपन श्रेणी में कोई भी भारतीय क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। वहीं महिलाओं की श्रेणी में जापान ने स्वर्ण और रजत दोनों ही जीते। इसके अलावा थाईलैंड ने कांस्य पदक अपने नाम किया।